आपका। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनिका सिंह। शुरुआत करते हैं तमाम बड़ी खबरों से, आपको रूबरू कराएंगे। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है उत्तराखंड से। बीजेपी स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत हो गई है। बीजेपी की तरफ से अभियान की शुरुआत की गई है। आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय में दिया जाएगा अभियान के लिए प्रशिक्षण। बीजेपी कार्यालय में प्रशिक्षण दिया जाएगा इस अभियान के लिए, और हर जनपद से 5 कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। कोरोना की तीसरी लहर में बचाव के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल इस अभियान के तहत कोरोना से तीसरी लहर का किस तरीके से बचाव किया जाए उसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से। आपको बता दें कि ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। बीजेपी की तरफ से स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत की जा रही है और बीजेपी कार्यालय में अभियान के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, हर जनपद से 5 कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाएगा। दरअसल जिस तरीके से दूसरी लहर में देखा गया कि प्रकोप दहशत किस तरीके से पूरे देश में थी, अब तीसरी लहर की भी आशंका है कोरोना की। अब ऐसे में बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है उत्तराखंड में, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव है और तीसरी लहर को लेकर किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहते। लगातार सतर्क मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि इसके तहत उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत कर दी है। उन्होंने स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत की और इसके तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा तमाम कार्यकर्ताओं को कि किस तरीके से प्रशिक्षण के तहत कोरोना से तीसरी लहर से बचाव किया जा सके। और इसी के तहत हर जनपद से 5 कार्यकर्ता को प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये बीजेपी के कार्यालय में ये पूरा अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोरोना से किस तरीके से बचाव किया जाए, किस तरीके से लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और लोगों से अपील भी की जा रही है कि अपने अपने स्तर पर भी सतर्क रहे, क्योंकि प्रशासन तो तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है लेकिन लोगों का जागरूक होना भी बेहद जरूरी है। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो कोरोना से हालात बेहद सामान्य हो गए हैं, लेकिन तीसरी लहर की भी आशंका विशेषज्ञों की तरफ से जताई जा रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार अलर्ट मोड में हैं। अस्पतालों में तमाम प्रबंध किए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से एक नई पहल अब की गई है। दरअसल नई पहल इस तरीके से कि स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत कर दी गई है। हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। नवीन, बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से स्वास्थ्य स्वयंसेवक अभियान की शुरुआत की जा रही है, क्या कुछ इस अभियान के तहत आप देख रहे हैं और किस तरीके से इस अभियान की शुरुआत की गई है? जी, निश्चित तौर पर संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और इसी के तहत अब जो सेवकों की तैनाती कर रही है बीजेपी, लगातार जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवकों की तैनाती करेगी। यह वह सेवक होंगे जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के पदाधिकारी हैं। इनको अहम जिम्मेदारी दी गई है कि लोगों को जागरूक करने का काम किया जाए, लोग जागरूक हों, कोविड के प्रति कैसे सचेत रहें, क्या कुछ जो दवाइयां हैं क्या इस्तेमाल करें, और इसके साथ ही तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें बताने का काम बीजेपी द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही जो स्वास्थ्य सेवक हैं वो घर घर जाएंगे, तमाम ग्राम में जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे कि कोविड के प्रति जागरूक रहें और सचेत रहें कि अगर संभावित तीसरी लहर आती है तो किस तरीके से बचाव किया जाए। तो तमाम सारी बातें इसको लेकर सामने आ रही हैं और इसके बाद ही अभी बैठक का कुछ ही देर में बैठक का दौर शुरू होगा। किन कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी और कौन सा क्षेत्र होगा यह निर्धारित अब से कुछ समय बाद ही होगा। हालांकि बीजेपी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर, मुख्यमंत्री खुद संभावित तीसरी लहर को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिला स्तर पर बैठकों का दौर लगातार जारी है। इसके साथ ही अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालयों में भी बैठक हो रही है। स्वास्थ्य विभाग को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि अगर संभावित तीसरी लहर आती है तो किस तरीके से सतर्क रहें, लोगों की मॉनिटरिंग की जाए और दवाइयां और जो संसाधन है वह पूरी तरीके से लोगों को उपलब्ध रहे, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। इसको लेकर चिकित्सालय को भी निर्देशित किया गया है। नवीन, बीजेपी लगातार अलर्ट मोड में नजर तो आ रही है उत्तराखंड में कोरोना को लेकर के, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं और कोरोना एक मुद्दा बना हुआ है उत्तराखंड में इस वक्त, तो क्या इस पूरे अभियान को भी एक स्टंट के रूप में देखा जा सकता है क्या? जी, निश्चित तौर पर चुनाव नजदीक है, ऐसे में सरकार कोताही नहीं बरतना चाह रही है। इसी को लेकर अब जो स्वास्थ्य सेवक हैं उनकी तैनाती की जा रही है, लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। तो सरकार हर एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है कि जनता को कहीं भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सरकार का साफ तौर पर यह भी कहना है कि हम जनता के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरीके से सचेत हैं और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हालांकि जो उत्तराखंड में कोविड के मामले जरूर कम हो रहे हैं तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार भी
गंभीर थी और सरकार ने सख्ताई जरूर की थी, लोगों को बॉर्डरों पर चेकिंग की गई, इसके साथ ही चालान भी किए गए। तो सरकार ने भी लोगों को रोकने का भरसक प्रयास किया और इसी का कारण है कि जो कोविड के मामले हैं वो कम हो रहे हैं। हालांकि चुनाव भी नजदीक है, ऐसे में कहीं ना कहीं अगर भीड़ होती है या फिर जनता अगर ज्यादा जनता आती है तो कहीं ना कहीं एक बार के लिए जरूर संभावित लहर आ सकती है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से चिंतित है। स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया गया है। सरकार का साफ तौर पर दावा है कि हम प्रत्येक व्यक्ति, उत्तराखंड के प्रत्येक व्यक्ति का पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे और उनकी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से मुहैया कराई जाएंगी। अस्पतालों में चिकित्सकों की तैनाती भी हो रखी है, कोविड डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, तो तमाम सारी तैयारियां सरकार द्वारा की गई हैं। नवीन, क्या लोग आपको सतर्क नजर आते हैं? लोग आपके चेहरे पे क्या आपको मास्क नजर आ रहा है? क्योंकि कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में इस हालात बहुत सामान्य हो चले हैं। जी निश्चित तौर पर लोगों का जागरूक होना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि संभावित तीसरी लहर आने की संभावना जताई जा रही है। सरकार भी कह रही है, स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता जो है वह जागरूक नहीं हो रही है, क्योंकि जो मामले धीरे धीरे कम हुए हैं तो इसको लेकर अब जनता थोड़ा जागरूक नहीं हो पा रही है। लेकिन तमाम पुलिस विभाग के द्वारा, निगम के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, सरकार द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि आप मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें। तो तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट करा गया है। इसके साथ ही पुलिस पूरी तरीके से सख्त है। सघन चेकिंग अभियान थानों के द्वारा अलग अलग थानों से चलाया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं उनका चालान भी काटा जा रहा है। नवीन, तमाम जानकारी आपने दी कि आखिर किस तरीके से इस अभियान की शुरुआत की जाएगी बीजेपी की तरफ से और लोगों को जागरूक किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव और ऐसे में कांग्रेस अब बीजेपी पर सीधा निशाना साध रही है। कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि उत्तराखंड की जनता को बीजेपी ने गुमराह किया है। ये कांग्रेस की तरफ से कहा गया है और आपको बता दें कि सत्ता के नशे में चूर है बीजेपी। कांग्रेस की तरफ से ये भी कहा गया है, लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है कांग्रेस उत्तराखंड में 2022 में सरकार बनाएगी। कांग्रेस लगातार ऐलान कर रही है कि 2022 में कांग्रेस सत्ता में एक बार फिर से वापसी करेगी और लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में भी नजर आ रही है। तमाम कार्यकर्ता इस वक्त एक्टिव मोड में हैं और सीधा सीधा बीजेपी को घेरने में लगे हैं। बीते दिनों की बात करें तो लगातार तमाम प्रदर्शन भी उत्तराखंड में देखे गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से सीधे सीधे बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की जा रही है और साफ साफ की तरफ से कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि 2022 में सरकार बनाएगी। फूंक खिसकना, बीजेपी की फूंक खिसकी भी है, हवा निकली भी जिसे कहते हैं, पूरी तरह से हवा निकली भी है। जो इतना घमंड और गुरूर में 57 विधायक हैं, जन समर्थन है, बिल्कुल हवा निकल गई, हालत खराब है। अरे भाई हम 4 बनावे, तुम 3 मुख्यमंत्री बदल दो और उसके बाद तुम्हारे एक मिनिस्टर कहें कि हम 10 बनाए 20 बनाए, जनता को क्या मतलब है? भाई नहीं, हमें जनता से मतलब है। हमने 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए कि नए अध्यक्ष के पास 6 महीने का समय, चारों दिशाओं के अध्यक्ष, चाहे वो रंजीत रावत हो, चाहे वो हमारे भुवन कापड़ी हो, चाहे डॉक्टर जीतराम हो, चाहे हमारे तिलकराज भेड़ हो, उनका अपना अपना प्रभाव वाला क्षेत्र है। उनके नेतृत्व में उनको गढ़वाल मंडल अलग दिया, कुआं मंडल अलग दिया, तराई का इलाका अलग कार्यकारी अध्यक्ष को दिया और संगठनात्मक समन्वय के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष की ड्यूटी लगाई। बीजेपी में तो बौखलाहट है इससे, बीजेपी परेशान है। पहले रोज हमसे सवाल करते थे, चुनावी मोड में कब आओगे, चुनाव कब लड़ो। अरे भाई चुनाव के मोड में तब आते हैं जब चुनाव आता है। अब चुनाव सामने है 6 महीने बाद, तो हम चुनावी मोड में आ गए। 4.5 साल हम आपके तमाम जन विरोधी कामों का विरोध करते रहे, हम सड़कों पर आपके खिलाफ रहे। आपने बेरोजगारी 6 गुना बढ़ा दी 2017 से लेकर के 2021 तक, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। आपने महंगाई जो है पूरे देश से ज्यादा कर दी उत्तराखंड में, हम उसके खिलाफ कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल में आप लोग लगातार लूट रहे हो, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। रसोई गैस के मामले में आपने माता बहनों की रसोई में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धनराज, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है, क्या कुछ वाकई में ऐसा है या फिर इसके पीछे क्या सच्चाई आप देख रहे हैं? जी सोनिका, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तराखंड में 2022 के चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो उसको लेकर सभी पार्टी चुनावी मोड में होती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगातार चुनावी मोड में अब आ चुकी है और साफ तौर पर देखा गया है कि जिस तरीके से
कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि जो बीजेपी है वो लगातार उत्तराखंड की जनता को गुमराह करने की कोशिश यहाँ पर कर रही है और लगातार गुमराह कर भी रही है। लेकिन आने वाले चुनाव में 2022 में जरूर जनता इसका जवाब बीजेपी को देगी, क्योंकि बीजेपी अभी सत्ता के नशे में चूर है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं उन्होंने गैस की बात भी की है कि जिस तरीके से गैस के दाम बढ़ा दिए गए, कहीं ना कहीं ये सीधा सीधा महिलाओं की जो रसोई है उस पर सर्जिकल स्ट्राइक की बात उन्होंने की है कि जिस तरीके से बीजेपी ने ये सब मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। लेकिन अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर 2022 में क्या जनता कांग्रेस पर विश्वास जताएगी या बीजेपी पर विश्वास जताएगी। लेकिन ये सच कहा जा सकता है कि जिस तरीके से कुछ योजनाएं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की तरफ से की जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो योजना धरातल पर नहीं उतर पाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर गुमराह की बात कांग्रेस लगातार कर रही है कि कांग्रेस बीजेपी जो योजनाएं चलाती है वो धरातल पर नहीं उतारी जाती, सिर्फ कागजों तक ही वो सिमट कर रह जाती है। जी सोनिका। धनराज, कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि 2022 में सत्ता में एक बार फिर से वापसी करेगी, तो क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा? कि आप देख रहे हैं कांग्रेस का समीकरण क्या देख रहे हैं आप उत्तराखंड में? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से उत्तराखंड में देखा जाए कि जो इस बार चुनाव होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय चुनाव की उम्मीद लगाई जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस और वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार दांव ठोक चुकी है। तमाम पार्टियां यही दावा कर रही हैं कि वो सत्ता हासिल करेंगे और 2022 में अपनी सरकार बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए लगता है कि जिस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लगातार सामने आ रही है, चुनावी मोड में आ चुकी हैं और साफ तौर पर सभी दावा कर रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या जनता जो है वो सरकार किसकी बनाना चाहेगी, कांग्रेस पर अपना विश्वास जताएगी या फिर बीजेपी पर या फिर आम आदमी पार्टी पर। लेकिन ये हकीकत है, जैसा इतिहास उत्तराखंड का रहा है कि जो एक बार बीजेपी की सरकार आती है तो एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, यानी कि जो सरकार सत्ता में होती है वो कभी वापस नहीं आती है। तो कहीं ना कहीं इस इतिहास को देखना होगा कि क्या ये इतिहास दोबारा से दोहराया जाएगा या फिर इस इतिहास को बीजेपी बदलने की कोशिश करेगी, क्या वो बदल पाएगी, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। धनराज, कांग्रेस की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ लेवल पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या ग्रामीण क्षेत्रों तक आप देख पा रहे हैं, क्या कार्यकर्ता वहां तक पहुंचे हैं? जी बिल्कुल सोनिका, जिस तरीके से कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार यही दावा कर रही है कि वो बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि हाल ही में जब कोरोना काल चल रहा था तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग भी बूथ स्तर तक पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस के लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों तक जरूर पहुंचे थे। सूर्यकांत धस्माना खुद ग्रामीण क्षेत्रों में गए थे और उन्होंने साफ तौर पर वहां पर जो गरीब लोग थे उनको राशन वितरित किया था, मास्क वितरित किए थे और साथ ही सैनिटाइजर वितरित करने का काम उन्होंने किया था। और साथ ही कांग्रेस ने जो है एक ऑटो एम्बुलेंस भी जारी की थी, जिससे ऑटो एम्बुलेंस के माध्यम से सभी लोगों को अस्पतालों तक पहुंचाने की सुविधा कांग्रेस ने की थी। कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार काम कर रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रही है, शहरी इलाकों में काम कर रही है, बूथ लेवल पर काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं इससे जरूर कांग्रेस को फायदा 2022 के चुनाव में मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि हरीश रावत का चेहरा, एक बड़ा चेहरा उत्तराखंड में है कि पूर्व मुख्यमंत्री वो है यहाँ के और अभी उनको चुनाव समिति का अध्यक्ष ही बनाया गया, तो कहीं ना कहीं उनके जो नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे बहुत फायदा कांग्रेस को मिलने वाला है। जी ठीक है धनराज, तमाम जानकारी आपने दी कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार कांग्रेस भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है क्योंकि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं 2022 में। आगे रुक करते हैं उत्तराखंड से। इस वक्त मौसम को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। दरअसल आज उत्तराखंड में भारी बारिश हो सकती है। कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई जा रही है। मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। भारी बारिश के चलते, संभावना के चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 9 अगस्त तक खराब मौसम की संभावना जताई गई है। दरअसल मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 9 अगस्त तक मौसम इसी तरीके से खराब रह सकता है। आज एक बार फिर से भारी बारिश की संभावना उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी कर दी है और साथ ही कहा है कि कई जिलों में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे में आपको बहुत सतर्क रहना होगा। प्रशासन लगातार तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है, लेकिन लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि बाहर निकलने से बचे, क्योंकि मौसम तो खराब है ही, लेकिन इसी के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना भी जताई गई है। तो अगर आप
घर से बाहर निकलते हैं तो बहुत संभल के बाहर निकलिएगा, क्योंकि आपको भारी बारिश का सामना बाहर करना पड़ सकता है और साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जाने से बचे, क्योंकि भारी बारिश में देखा जाता है कि किस तरीके से उत्तराखंड में तबाही देखी जाती है, पहाड़ दरकने लगती हैं और भूस्खलन की अलग तस्वीरें देखने को मिलती है। 9 अगस्त तक मौसम इसी तरीके से खराब रहेगा, मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मौसम उत्तराखंड का लगातार बदलता नजर आ रहा है, मौसम के मिजाज लगातार उत्तराखंड में बदल रहे हैं। आज एक बार फिर भारी बारिश की संभावना उत्तराखंड में जताई गई है और साथ ही मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है उत्तराखंड के लिए और मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 9 अगस्त तक मौसम इसी तरीके से खराब रहने की संभावना है। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, आज एक बार फिर से कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में भारी बारिश होगी, क्या कुछ अपडेट और मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और इस वक्त मौसम कैसा है? देखिए, उत्तराखंड की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है और आप अगर इस वक्त के मौसम की बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आज देहरादून में जो धूप निकली हुई है जिससे थोड़ी उमस की महसूस हो रही है। आप देख सकते हैं पीछे की किस तरीके से धूप निकली है। हाँ, बात अगर सुबह की करें तो हल्के बादल छाए हुए थे, जिसके बाद अभी मौसम में परिवर्तन आया, जिसको लेकर के इस वक्त खिलखिलाती धूप देहरादून के अंदर निकली है। बात रुड़की की करे, हरिद्वार की करे तो दोनों जगह पे भी फिलहाल थोड़े बादल छाए हुए हैं। और बात अगर मसूरी की करे तो आपको बता दूं कि बारिश ने इतना कहर बरपाया है कि मसूरी में जाने वाली सड़क जमींदोज हो गई है। वहां पर जो सड़क है वो जमींदोज हो गई है और वहां पर आने वाले पर्यटकों को और लोगों को हिदायत दी गई है कि संभल कर उस सड़क से निकले, जिस तरीके से वहां पे अवरोध पैदा हो गया, सड़क पूरी की पूरी जमीन के अंदर चली गई है। आप ये भी जानकारी दीजिएगा संचित की व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त आप देख रहे हैं, क्योंकि निचले इलाके की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा वहां पर असर देखा जाता है भारी बारिश का। देखिए, बात निचले इलाकों की करें तो निचले इलाकों में अगर आप देख सकते हैं तो सबसे पहले जो समस्या निचले इलाकों में आती है वो बाढ़ जैसी समस्या आती है, जल भराव की समस्या आती है। और पहाड़ी क्षेत्रों की अगर बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की समस्या सामने आती है। और अगर इस वक्त हम जो आप मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में जो पानी भरा था उसको धीरे धीरे नगर निगम द्वारा जो निकासी उसकी कर दी गई है और अब जो लोगों को घर से बाहर निकलने में दिक्कत थी और कई क्षेत्रों में जिस तरीके से पानी भर गया था उसको अभी निकासी मिल चुकी है और लोगों को जो समस्या है उसका समाधान हो चुका है। और जो आज जो दो देहरादून के अंदर तमाम जानकारी आपने देखी उत्तराखंड में किस तरीके से मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे रुक करते हैं। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां इस वक्त एक्टिव नजर आ रही हैं और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और समाज सेवी ने भी चुनावी हुंकार भर दी है। अब आपको बता दें कि फकीर सिंह कन्याल ने सितारगंज 68 विधानसभा से आगाज कर दिया है चुनाव लड़ने का। कई समुदाय को साधने की कोशिश भी की गई है और चुनावी हुंकार भर दी गई है। आपको बता दें कि 2022 में जीत का दावा भी कर दिया है। तमाम पार्टियां इस वक्त जीत का दावा कर रही है और इसी बीच अब उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और समाज सेवी ने भी हुंकार भर दी है, चुनावी हुंकार, और साथ ही दावा भी किया है कि 2022 में सत्ता में आएगी। आपको बता दें कि कई समुदाय को साधने की कोशिश भी की जा रही है और इसी के साथ फकीर सिंह कन्याल ने सितारगंज 68 विधानसभा से चुनाव लड़ने का आगाज कर दिया है। मैं इन लोगों से आशीर्वाद मांग रहा हूँ कि स्थानीय आदमी ही विधायक बने जो कि स्थानीय समस्याओं को निपटा सकता है। स्थानीय व्यक्ति घर घर जाकर देखेगा कि मेरे क्षेत्र में कहां पर बाढ़ आई है, कहां पर मेरे क्षेत्र में टीन की छतें उड़ गई है। वो व्यक्ति ही समस्या को सुन सकता है, स्थानीय व्यक्ति ही समस्या का समाधान कर सकता है। ये मेरा आगे लोगों का कहना है। बहुत बढ़िया। और इस क्षेत्र हमारा विधायक कैसा हो। तो आपको बता दें कि अब एक और पार्टी उत्तराखंड में चुनावी हुंकार में कदम रख रही है, चुनावी रणभूमि में सामने आ गई है। हालांकि 2022 में तस्वीरें बताएंगे कि जनता किसका चुनाव करेगी, लेकिन तमाम पार्टियां इस वक्त दावे कर रही हैं जीत के। और इसी के साथ उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी ने भी जीत का दावा कर दिया है और कहा जा रहा है कि 2022 में जीतेंगे। हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, उत्तराखंड में चुनाव होने हैं, समय कम बचा है, ऐसे में एक और पार्टी सामने आ गई है उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और दावा कर रही है कि 2022 में जीतेंगे। क्या कुछ आप देख रही हैं इस वक्त? जी बिल्कुल सोनिका, फिलहाल इस तरीके से चुनाव साल शुरू होता है और चुनावी समय शुरू होता है तो तमाम जो विपक्षी चाहे वो धर्मपुर कार्य करते हैं। और जिस तरीके से यूकेडी के बाद जो राज्य आंदोलनकारी
जो पार्टी है वो भी मैदान में उतरी है और लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने राज्य को बनाने में कड़ी मशक्कत की है, संघर्ष किए हैं और ऐसे लोग जो राज्य को तमाम जो आंदोलन हुए हैं राज्य के इतिहास में उसमें सक्रिय रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में, राज्य की राजनीति में भी भूमिका होनी चाहिए और सरकार के द्वारा या जो भी सत्ता पक्ष फिलहाल बैठता है सत्ता में, उनके द्वारा इन राज्य आंदोलनकारी जो लोग हैं उनकी अनदेखी की जाती है। तो जिसको लेकर इस पार्टी का गठन हुआ था और फिलहाल जिस तरीके से यह पार्टी चुनाव में उतरने को पूरी तरीके से तैयार है, इनके द्वारा कहा गया है कि हर सीट पर इनके द्वारा उम्मीदवार उतारा जाएगा और जितने भी राज्य में जो आंदोलनकारी लोग हैं वो इसमें शामिल हैं जिन्होंने संघर्ष किया है राज्य के लिए, और जनता कहीं ना कहीं उनको इस बात की तवज्जो देगी कि कहीं ना कहीं जो राज्य को बनाने में जिनकी भूमिका रही है तो कहीं ना कहीं राज्य की राजनीति में भी उनकी भूमिका होनी चाहिए। जी, तो विशाखा, क्या क्या अहम मुद्दे आप देख रहे हैं इनकी तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जो मुद्दा इनके द्वारा उठाया गया है वो रोजगार का मुद्दा उठाया गया है और क्योंकि जिस तरीके से जो इनमें से अधिकतर लोग जो हैं वो या तो सेनाओं में जो रिटायर्ड हैं वो हैं या फिर जो अलग अलग विभागों में जो कार्यरत हैं, जो सरकारी विभाग हैं वो वाले लोग हैं, तो इन सभी का कहना है कि फिलहाल राज्य में सरकारी नौकरियों की भारी कमी है और कहीं ना कहीं रोजगार का जो एक मुद्दा है इन लोगों के द्वारा उठाया गया है, इस पार्टी के द्वारा उठाया गया है और रोजगार के मुद्दे को ही ये मुद्दा बनाकर मैदान में उतरेंगे। और इनके द्वारा कहा गया है कि जिस तरीके से राज्य में आंदोलनकारी लोग हैं, साहसी लोग हैं, उस हिसाब से न तो यहाँ पर सेना में भर्तियां होती हैं और ना ही अन्य विभागों में लोगों की भर्तियां की जाती है। इस बात को लेकर फिलहाल ये जो लोग हैं वो मुद्दा बना रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले चुनाव में जो इस मुद्दे के साथ साथ, रोजगार के मुद्दे के साथ साथ कौन कौन से अहम मुद्दे ये जोड़ते हैं और किस तरीके से जनता को जो फिलहाल अपने पक्ष में लाने की कोशिश करते हैं। जी विशाखा, तमाम पार्टी राजनीतिक दल इस वक्त उत्तराखंड में एक्टिव है, तो क्या ऐसे में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी पार्टी वोटर्स को बनाने में कामयाब हो पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छोटा राज्य है और विपक्षी दल फिलहाल अगर बड़े विपक्षी दल की बात की जाए तो कांग्रेस एक विपक्षी दल रहा है उत्तराखंड में और अभी जिस तरीके से कांग्रेस सक्रिय है, उसके बाद आम आदमी पार्टी, उसके बाद यूकेडी और जिस तरीके से अब राज्य आंदोलनकारी जो पार्टी है वो भी सामने आई है, तो कहीं ना कहीं जो इतनी विपक्षी पार्टी है वो चुनाव में कहीं ना कहीं एक घमासान देखने को मिलेगा और जो महाभारत रण है जो 2022 का, उसमें जो तमाम पार्टियां कूदेंगी कहीं ना कहीं एक दूसरे की जो वोट बैंक है उसको भी पूरी तरीके से साधने की कोशिश इनके द्वारा की जाएगी और एक दूसरे के जो वोट बैंक है उनमें अपने पक्ष में लाने की जो कोशिश है वो भी इन तमाम पार्टियों के द्वारा की जाएगी। जी विशाखा, अब कई पार्टियां इस वक्त उत्तराखंड में एक्टिव हो गई हैं, तो सभी पार्टियों के बीच आप कितनी कांटे की टक्कर देख पा रही हैं उत्तराखंड में? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए अगर हम बात करते हैं फिलहाल 2022 के चुनाव की टक्कर की, तो जाहिर तौर पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस की एक अच्छी टक्कर राज्य में देखने को मिलेगी और जिस तरीके से फिलहाल कांग्रेस एकजुट हुई है उसके बाद कहीं ना कहीं विपक्ष राज्य में मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है, तो बीजेपी और कांग्रेस की एक मजबूत टक्कर राज्य में होगी। उसके बाद आम आदमी पार्टी भी राज्य में कुछ सीटें निकाल सकती है क्योंकि जिस तरीके से कार्य कर रहा है आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, तो कुछ सीटें शायद आम आदमी पार्टी भी अपने हिस्से में डाल पाए और उसके बाद जो तमाम जो विपक्षी दल है वो देखने वाली बात होगी कि किस उम्मीदवार को उतारती है और कौन सा उम्मीदवार किस सीट पर अपना जो विपक्षी जो मुद्दा है उसको बनाकर अपने पक्ष में लाने की कोशिश करता है। बिल्कुल विशाखा, देखने वाली बात होगी कि जनता किसका चुनाव करती है 2022 के बाद। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराया। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।